और उसकी दुकान पे चली गई और वहां दुकान पे जाकर के बोली कि ये जो कैन है ना, ये पूरी ऑफिस में तेरे में डालूंगी और उसके बाद अपने ऊपर डालूंगी और यहाँ मैं अपने आप को सुहा करूंगी। तूने कुछ देना नहीं है, मरना भूख करके भी है तो जल के भी मर जाएंगे, फायदा क्या है? अपने सामने बच्चों को मरता हुआ कैसे देखेंगे? वो आदमी डर करके उसने मम्मी को 40,000 रुपए दिए और उस 40,000 रुपए को लेकर के हम दिल्ली में आए थे। क्या काम करेंगे, क्या होगा नहीं पता था। किराए का मकान लिया था 1200 रुपए का। और एक दिन हुआ था हमारे को पापा ने मम्मी को बुलाया कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं जाने वाला हूं, आप देख लो ये इंश्योरेंस के पेपर हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मेरी मम्मी तैयार नहीं थी सुनने को, कि ये बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है कभी भी। डॉक्टर जवाब दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन हमें बिलीव करने को रेडी नहीं होते हैं कि कोई हमारा जाने वाला है हमें छोड़ करके। और मेरे पापा ने कहा देखो वो आ गए हैं, वो सामने आ गए हैं, वो मेरे पैरों की तरफ आ गए हैं यमराज, कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ लो, कुछ बताना है तो बता दो। मेरी मम्मी नहीं कि विश्वास कर रही थी ये सब चीजों को ऐसा होएगा, और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और वो चले गए। ऐसा कहते कहते मेरे पापा गए हैं। मेरे पापा का शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था जब वो गए, लेकिन उनका दिमाग उस समय भी बहुत तेज काम करता था। उन्हें पता था कि बाद में क्या होगा मेरे बच्चों का, उसके बाद क्या होने वाला है। और मेरे फादर की डेथ हो गई सुबह 4 बजे के करीब। मेरे को पता नहीं था जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होता है। मैंने कभी देखा ही नहीं जीते मरते किसी को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, कुछ नहीं हुआ। हमारे दादाजी एक्सपायर हुए, वो ट्रेन में एक्सपायर हो गए थे, वहीं की वहीं उनको ले गए, चले गए। मैंने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। सुबह मैं उठा 5 बजे, 6 या 7 बजे उठा लगभग, मैं 7 बजे 8 बजे जैसे मैं नॉर्मली उठता था। और मैं उठा तो मेरे मामा जी वहां पे थे और मेरे घर में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, काफी सारे लोग थे। तो मेरे को कुछ बताया नहीं गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने पूछा भी नहीं। और बोले बेटा कि आज घर में ना खाना नहीं बना है, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, तो आप बाहर चल के नाश्ता करेंगे। बाहर गए और छोले भटूरे उन्होंने खिलाए मेरे को, ठीक है। क्योंकि एक आदमी चला जाता है उसको ज्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाते, ना ज्यादा देर तक रो पाते, क्योंकि ये पेट फिर खाना मांगता है। और मैं छोले भटूरे खाए और मैं आ गया। मेरे पापा जा चुके हैं, मेरे को पता भी नहीं है। पता नहीं से क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कोई जाता है। कभी पूछोगे तो बच्चे से क्या आ जाता है, बेटा पापा बाहर गए हैं बाद में आएंगे, वो टूर पे गए हैं। क्योंकि मेरे पापा टूर पे बहुत जाते थे, तो मुझे बताया गया कि आपके पापा टूर पे गए हैं, वो आएंगे एक दिन, आ जाएंगे। हमें काफी टाइम लगा ये रियलाइज करने में, कभी नहीं आएंगे। कभी हम रात को उठ के बैठ जाते थे और कभी रात को सपना आता था कि पापा हमारे आ गए हैं। क्योंकि जिसका आपको इंतजार है आपको सपनों में आता है कि पापा आ गए। और जब लग रहा है कि पापा आ गए, हम पापा से झगड़ते थे, तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? पापा कह रहे टूर के काम से चला गया था। मैंने कहा अब तो कभी नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। इतने में मम्मी सुबह उठाती है कि बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है। तब पता चलता है कि एक्चुअली पापा नहीं है। तो इस फीलिंग के साथ हम बड़े हो रहे थे। और जब आया कि चलो स्कूल में एडमिशन कराना है, तो एक सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ मेरा फिल्मिस्तान के अंदर। उससे पहले मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे टीचर्स और वो सब चीज बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही स्कूल में गया तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है कि ये प्यार से बात करते हैं। यहाँ पे आदमी को गाली देकर के बात की जाती है। गाली शब्द जो है मैंने दिल्ली में आकर के सुना है। इंदौर में, एमपी में गाली नहीं इस्तेमाल करते थे। वहां अगर साला शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो बहुत पिटाई होती थी उस तरह से कि तुमने ऐसा कैसे बोला है। यहाँ दिल्ली में आकर के तो हर आदमी की जुबान पे गाली ऐसे निकलती है जैसे पता नहीं क्या है। तो मैं स्कूल में गया, बच्चे एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मैं घर पे आ गया। मैंने कहा मम्मी ये तो बच्चे यहाँ पे गाली दे रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। मेरी मम्मी गई स्कूल में टीचर के पास कि जी गाली दे रहे हैं। बोले ठीक है जी गाली मत देना। बाकी उनका कल्चर था। धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा कल्चर बन गया है। उसके बाद वो जो 40,000 रुपए थे वो कितने दिन चलने वाले थे? थोड़े दिन चलने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारी मम्मी ने काम काज करने के लिए कुछ तलाश करा तो एक और आदमी आया और वो हमारे पापा के साथ अपना बचपन का फोटो लेके आया कि देखो ये आपके फादर और हम जो है वो बचपन में मतलब साथ खेलते थे, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने हमारी मम्मी को नौकरी पे रखा टेलीफोन ऑपरेटर की। उसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, काम धाम उसके पास कुछ नहीं था। बोले फिर भी कोई फोन कॉल करने हो कर लेना, मैं तुमको 2,000 रुपए दूंगा। फिर धीरे धीरे हमें नहीं पता था कि उसने अपने स्वार्थ के लिए रखा है। उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, बंद पड़ी है, कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, फिर भी उसने 2,000 रुपए देने के लिए रेडी करा। उसके बाद उसने कहा कि कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताना। हमने कहा
परेशानी तो कोई नहीं है। बोले कोई पैसे वैसे जमा किए तो बता दो, अच्छे ब्याज पे लगवा दूंगा। पापा की डेथ के बाद 1 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिला था, तो मम्मी ने सेविंग अकाउंट में एफडी करा रखी थी। बोले एफडी में कुछ नहीं मिलता है, आप 1 लाख रुपए मुझे दो, हर महीने 2000 रुपए ब्याज के आएंगे, 2000 रुपए सैलरी, आपका गुजारा अच्छा चलेगा। मम्मी ने एफडी तुड़वा करके उसको दे दिए, और उसके बाद काफी टाइम तक उसने मना कर दिया। 1-2 साल उसने पैसा दिया, उसके बाद मना कर दिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास मकान नहीं रहने का लिए था। तो उसने अपनी फैक्ट्री के ऊपर, हम रहते थे, बहुत मुश्किल से रहते थे उस फैक्ट्री के ऊपर। फिर उसके बाद उसने कहा मेरा मकान भी खाली कर दो। उसके बाद मम्मी ने उसके साथ बहुत झगड़ा करा, तब उसने 30,000 रुपए दिए, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए। उस समय में काफी सारा, दूसरी तरफ अगर मैं चलूं तो मैं एक मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, छठी में, 7वीं में मैं 7वीं 8वीं में मैं सदर बाजार में पढ़ा, 9वीं क्लास में मैं जहांगीरपुरी जाके पढ़ा, 10वीं क्लास में मैं फेल हो गया शास्त्री नगर। मैंने कई ज्यादा, मैं जो पास होता था हर साल मुझे स्कूल बदलना पड़ता था, क्योंकि कभी मकान बदलो तो स्कूल बदलो। 10वीं क्लास में मैं फेल हो गया। ये सब चीजें चलती रही मेरे साथ। उसके बाद मैं एक नौकरी मैंने करने की कोशिश करी, एक दुकान थी, उसमें मैंने नौकरी करी 6 महीने, 1000 रुपए सैलरी, सफाई वगैरह कुछ नहीं सेट हो पाया मैं। उसके बाद मेरी एक टाइम ऐसा आया, ना मेरे पास नौकरी थी और ना कुछ थी। उस समय एक आदमी की सलाह काम आ गई। हमारे खास मिलने वाले थे पापा के, हमारे पास 10,000 रुपए थे, नहीं 15,000 रुपए थे हमारे पास। 3 महीने के पैसे थे वो एक्चुअली। 2500 रुपए किराया जाता था, 2500 रुपए घर का खर्चा, और नौकरी नहीं थी, तो हमारे पास 3-4 महीने का खर्चा था। तो मैंने कहा मम्मी से, अब नौकरी भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों ना गंगा जी चले जाएं। तो बहुत ही अच्छे वो मिले हमारे को वो आदमी। उन्होंने एक सलाह दी कि यार तुम्हारे पास, तुम्हें मरना 3 महीने बाद भी है और आज भी मरना है। उन्होंने मदद नहीं करी, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, जबकि वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें मरना था ही, 3 महीने बाद मर जाना, 3 महीने के लिए तो रुक सकते हो। मैंने कहा रुक सकते हैं, तो 3 महीने अपने पैसे खा के मारे, वो किसी को क्यों दे। तो ये सोच करके हमने 3 महीने हमने करना शुरू करा। फिर हमारे पड़ोस में एक कोई अधिवेशन सा हो रहा था, ये उस समय हम दिखते थे एक्चुअली। ये अच्छा परिवार, सुखी परिवार, सब कुछ था हमारे जीवन में। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हो गए, 2 लोग रह गए। अगर मैं और के लोगों की कहानी सुनाऊं तो मेरा बड़ा भाई 27 साल, मेरे 5 साल बड़ा था। इसकी शादी कर दी गई 18 साल की उम्र में। जब इसकी शादी करी गई तो पता चला कि जिन लोगों के साथ शादी तय की गई है वो लोग ठीक नहीं है। हमारी मम्मी ने कहा हमको आगे शादी नहीं करनी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर शादी नहीं करोगे तो आपको जो है दहेज मांगने के जुर्म में जेल करवा देंगे। डर के मारे शादी की गई, और शादी करने के बाद जितना बुरा हो सकता था हुआ। उसने हमको पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया, कह रही मैं और हम साथ रहेंगे। अब कमाने वाला मेरा भाई था, मम्मी नहीं ऑलरेडी कमाती थी। फिर दोबारा से मम्मी ने काम करना शुरू करा। रात को हम जुराब के धागे काटा करते थे बैठ करके, वो सब कुछ हम करते थे। उसके बावजूद भी उसको सब्र नहीं आया। उसको कुछ उसने होली आने वाली है ना, मेरी मम्मी कभी होली मना नहीं सकती इस जिंदगी में। मैं हूं, मेरे अंदर इमोशंस हैं, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाते हैं। चीजों को मैं भूल जाता हूँ, चीजों को कोशिश करता हूँ भूलने के लिए। होली का दिन था, खेलने वाली होली होती है, उससे पहले एक दिन होती है होली और एक दिन दुल्हनी। तो अगले दिन खेलने वाली होली थी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि मेरा बड़ा भाई अलग रहता था, लेकिन वो त्योहार के टाइम आना, वो खुश थी कि भाई आएगा मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए आएगा। और वो बहुत खुश थी। और वो रात को जो है 11 बजे का टाइम था, और वो बना रही थी जो होली के ऊपर बनते हैं, जो भी सामान बनता है, वो सारा का सारा सामान बना रही थी। इतने में घंटी बजती है, मम्मी देखती है कौन है, तो 4-5 लोग आते हैं। और 4-5 लोग आते हैं, उन लोगों को हमने कभी देखा नहीं था। आप कौन है, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा हमारा जो एक, हम रहते थे राम पार्क एक्सटेंशन लोनी के पास, हमारा भाई रहता था, कह रहे वहां से आए हैं। मैंने कहा क्या बात है? बोले आपके भाई को जो ना थोड़ा सा होली खेल रहे थे तो थोड़ा सा चोट लग गई है, तो उसको अस्पताल में भर्ती करा है, तो आप चलो हमारे साथ। हमारी मम्मी कह रही थी कि ये बेटा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा झूठ क्यों बोलेंगे, हम जाके कह तो आ रहे, चलो आप। और हम वहां गए तो पता चला हमारा भाई नहीं है। क्या हुआ उसको? 27 साल का एक जवान लड़का, क्या हुआ उसको? ये आज तक एक पहेली है कि उसको क्या हुआ। उसने सुसाइड किया कि उसको जला करके मार दिया गया। उस कमरे के अंदर
वो जल गया था पूरा का पूरा घर के अंदर, और साथ ही में बेड पे उसकी 3 महीने की बच्ची थी जो उस बेड पे पड़ी हुई थी, और वो उसने अपने आप को जला दिया। उसका बड़ा लड़का और बड़ी लड़की बाहर थे कमरे के, और हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। और वहां के आसपास के लोगों ने, हमें ये नहीं समझ पा रहा था कि कोई अपना कौन सा है और दूसरा कौन सा है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ये आप जो है इस लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दो, इसको जला दो जमुना किनारे ले जाके, नहीं तो पुलिस आपको बहुत परेशान करेगी। मैं छोटा था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, हम उसको जमुना किनारे ले गए, वहीं से वजीराबाद पुल पीछे की तरफ से निकलता है राम पार्क एक्सटेंशन से, वहां ले जाकर के उसको जला दिया गया। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमारे को किसी ने बताया कि आपकी जो भाभी थी उसके साथ कुछ लोग आए थे उस दिन, और वहां पे उस कमरे में उन्होंने मिलकर के कुछ ना कुछ ये सब काम किया है। और उसके बाद हमारे को गुस्सा आया और हम लोनी थाने में रिपोर्ट लिखाने गए कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा कि सबूत और गवाह लेकर के आओ तो हम आपके उसको पकड़ेंगे। मैंने कहा सबूत गवाह लाना तुम्हारा काम है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ करना क्या है। मैं जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है। मैं पिक्चरें भी बहुत देखता था, लेकिन मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ जो गए थे वो कह रहे थे बेटा चुप हो जाओ, ये यूपी पुलिस है, तुम्हें गाड़ करके यहीं पे खत्म कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिसने ये काम किया है उन्होंने पहले सब कुछ सेट कर रखा है, सब कुछ सेट कर रखा है। मैं वापस आ गया, मैं किसको क्या चीज बताऊं मेरे को समझ में नहीं आता था। मेरी ये जो बड़ी बहन है ये मेरे से बहुत बड़ी थी, और हमारे मदर को बच्चे नहीं होते थे काफी टाइम तक, तब उन्होंने गोद ली थी ये बड़ी बहन। जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में आते ही ये अपने घर चली गई जहां से गोद ली थी। कह रहे अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। ये आज भी कहीं पे है, लेकिन पटेल नगर या कहीं रहती है। ठीक है, 1-2 बार मैंने बुलाया था बट रेडी नहीं है ये आने के लिए, तो ये आज भी रहती है वहां पे। तो ये लाइफ थी, एकदम सडनली सब कुछ होता चला गया, धीरे 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 सब कुछ होता चला गया, खत्म होता चला गया। उसके बाद मैंने बताया कि जब कुछ भी नहीं था तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि खाना मिलेगा आपको यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे, आपका घर चलेगा। ये कांग्रेस है, 2002 कांग्रेस का एक अधिवेशन था, उनको लोग चाहिए थे, उनको भीड़ दिखानी थी और हमको पैसे चाहिए थे। और इस तरीके से एक अधिवेशन हमने ज्वाइन किया। और ये मैडम की कुछ स्टोरी, जैसा इन्होंने बताया हमारा भी बहुत अच्छा था। बचपन में मुझे पता नहीं था दुख किसे, ये साउंड बंद कर देंगे प्लीज। मुझे पता नहीं था कि दुख किसे कहते हैं। हम बहुत इंजॉय करते थे और हमें ये भी नहीं पता था कि गरीबी किसे कहते हैं। मेरी मदर दिल्ली की थी और मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं यूपी वाले, कुछ बुलंदशहर वाले भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल थी हमारी। ये मेरा डांस का फोटो है और एक फोटो इसमें एक गिफ्ट मिला हुआ है राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर। ये मुलायम सिंह यादव है। जब मैंने डांस क्लास ज्वाइन की थी और हमारा कोई प्रोग्राम था तो वहाँ पर मुझे ये गिफ्ट मिला था। मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन हमें कभी कुछ महसूस नहीं होने दिया कि गरीबी किसे कहते हैं, स्ट्रगल किसे कहते हैं। इवन मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। मेरे फादर ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे और मेरी मदर 12th क्लास पास थी दिल्ली से। तो जब मेरी 10th क्लास पास हुई, फादर ने बोला, इवन 8th क्लास पास हुई तो फादर ने बोला अब पढ़ के क्या करेगी, अब इसे घर में बैठाओ। मैं अपने घर पर 2nd नंबर पर हूँ। तो मम्मी ने बोला कि अभी क्या तुम इसकी शादी करोगे? तो कह रहे नहीं शादी नहीं करूँगा, लेकिन इसे घर पे बैठाओ, क्योंकि हमारे घर का माहौल कुछ ऐसे ही था। तो मम्मी ने बोला नहीं अभी ये पढ़ेगी। मैंने 10th क्लास पास की। फिर उसके बाद फिर वही फादर हर एजुकेशन के बाद यही बोलते चले गए। मम्मी ने 12th कराई, इसके बाद ग्रेजुएशन हुई मेरी
और मम्मी की बदौलत मेरी मदर मेरी हमेशा आइडियल रही हैं और उन्हीं की बदौलत हम पढ़े लिखे और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल थी हमारी। जो हम मांगते भी नहीं थे वो पहले से मिल जाता था। हमें नहीं पता था मम्मी पापा कैसे अरेंज करते हैं, लेकिन हमें मिल जाता था। और मैंने अपने फादर, एक ऐसा भी समय आया था जब हम रात को सोते थे तो पापा आते थे और हमारे सुबह उठने से पहले पापा चले जाते थे। वो गुलाबटी काम किया करते थे। तो हम पूछते थे अपनी मदर से, पापा आए थे? तो मम्मी बोलती थी हाँ आए थे। तो हम पूछते थे कब गए? जब तुम सो रहे थे, क्योंकि वो उस समय हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे थे जब हम आराम की नींद सो रहे होते थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके हमें पढ़ाया लिखाया। और इसके बाद हमारी फैमिली में भी एक बहुत बड़ी ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे पूरी फैमिली की दुनिया बदल गई और हमें स्ट्रांग बना दिया। जिंदगी में मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता और हम हमेशा कोसते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने क्या ऐसे दुख किए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम ये एहसास करते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और यही हमारे साथ हुआ। हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हम बड़े हो रहे थे, घर में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ तो यही था कि शादी होगी। और भाई की शादी हुई। भाई की शादी के बाद थोड़े टाइम तक उनको बेबी नहीं हुआ, इलाज हुआ उनका और इलाज के बाद उनको एक बेबी हुआ और एक खूबसूरत सा बेटा जन्म हुआ। लेकिन हमने हमेशा बड़े लोगों से ये सुना है कि जो बहुत खूबसूरत इस दुनिया में आता है वो ज्यादा समय के लिए हमारा नहीं होता और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ऐसा ही हुआ। उस डिलीवरी के दौरान हमारे घर पर जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वो सब खत्म हो गए और उसके बाद हमारे ऊपर कर्जा हो गया और उस कर्जे 40 दिन वो बेबी मशीन में रहा और एक दिन का उसका खर्चा 10,000 का था और 40 दिन रहने के बाद वो सही सलामत हमारे घर पर गया। और जैसा कि मैम ने बताया था कि मैम दूध लेने बनाने के लिए गई और पता नहीं बेटी को क्या हो गया। उस समय मेरा ही काम था कि मैं अपने क्योंकि पहला भतीजा, हम बच्चों का बड़ा शौक था और इतने टाइम के बाद हुआ था तो मेरा ही काम था कि मैं उसके लिए दूध तैयार करती थी और रात को हमने दूध उसको पिलाया। लेकिन जब सुबह हम उठे तो वो हमेशा के लिए सो गया। और उस समय घर पर पैसा भी नहीं था, जिंदगी नहीं थी, कर्जे के साथ हम अपने जीवन को जी रहे थे। और एक समय ऐसा भी आया कि मैंने और मेरी मदर ने सोचा हम सुसाइड कर लेते। बहुत जिंदगी खराब हो गई थी, सब जगह काम कर रहे थे, जो भी काम हमें मिलता था हम वो करते थे। रात को खलते बनाते थे, गद्दों के कवर्स करते थे। मैं टीचिंग करती थी, मेरा छोटा भाई जॉब करता था, पापा और बड़े भैया दुकान पर काम करते थे। मेरी मदर जिसको कभी अलाउ नहीं था कि वो चौखट पे खड़ी हो, वो जाकर वो एक हमारे जानने वालों के कोई एक फैक्ट्री थी, उनके घर वहाँ फैक्ट्री में जाकर उन्होंने काम किया। ऐसी लाइफ हो रही थी जैसे बंदे क्या हो गया है, बहुत खराब लाइफ हो गई थी और बहुत स्ट्रगल किया हम सबका केवल एक ही मिशन था कि ये जो कर्जा हुआ है बस इसको चुकता कर दो, फिर जिंदगी से हम अलविदा कर देंगे, हम जिएंगे नहीं। क्योंकि उन 2-3 सालों में हमारी जिंदगी बहुत बदतर हो गई थी। रिश्तेदारों ने हमारे घर पर आना छोड़ दिया था, सगे घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया था ये छोटा काम करते हैं, इनके घर पर नहीं जाना है। और क्योंकि कर्जा जिनसे लिया था वो भाई को बहुत परेशान करते थे कि तेरे पापा पैसे नहीं दे रहे हैं और भाई घर में आके लड़ाई करता था मम्मी पापा से। तो मेरी मदर जो ज्वेलरी उन्होंने बचपन से मेरे बड़े होने तक इकट्ठी की थी उसे लेकर और हमारे मकान के
कागज लेकर बोली कि चल हम दोनों मेरे भाई से बोलती हैं कि ऐसा करते हैं, पहले इस कर्जे को निपटा लेते हैं, फिर बाद में जो हमारा होगा देखा जाएगा, वैसे भी हमें कौन सा जीना है, बस ये जो कर्जा हुआ है इसे लेकर तो मैं नहीं मरूंगी। उन्होंने यही बोला था। और फिर वो लेकर गए हमारे खास रिश्तेदारों के घर पर, तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं है, तुम अपना कर्जा जैसे भी कर रहे हो करो और चुकता करो। और जैसे ही हमारा ये कर्जा खत्म हुआ, हमने उसके बाद मम्मी ने और मैंने ये सोचा कि अब ये जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, मतलब हम कर्जे से मुक्त हो गए। अब हम मरते हैं तो हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं होगा। लेकिन हमेशा सुना है कि इंसान जो कुछ इस जन्म में भोग के जाता है अगले जन्म में फिर भोगना पड़ता है। लेकिन उस समय मेरी मामी दिल्ली की हैं, मम्मी हमेशा शेयर करती थी, वो उन्हें ही अपने मम्मी पापा मानती थी। मेरे नाना नानी बचपन बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो उनसे शेयर किया कि अब हम जाना चाहते हैं। तो मेरी मामी ने बोला कि बहन जी अगर सुसाइड करती हो तो आपको बाद में सुनने मतलब आप दोनों तो चले जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं है, लोग ये बोलेंगे कि लड़की ने कुछ गलत कदम उठा लिया होगा जिसकी वजह से माँ बेटी ने सुसाइड कर ली। उस समय पता नहीं मम्मी के माइंड में कुछ आ गया। फिर हमने थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू किया। पहले मैं टीचिंग किया करती थी, लेकिन मैंने शौक में शुरू की थी। मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एमए करने का मन नहीं किया, तो मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ करना है। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो मैंने टीचिंग शौक में एक छोटे से स्कूल में की। 350 रुपए मेरी वहां पर सैलरी थी, लेकिन मुझे मजा आता था। लेकिन 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि वो पैसे जो भी आते थे, फिर मैंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया तो 1100 रुपए से स्टार्ट हो गई थी वो, तो जो भी पैसे आते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो उसके बाद वो हमारी जरूरत बन गई। पहले शौक में किया, फिर जरूरत बन गई, और ऐसे करते करते थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ था, बहुत थोड़ा सा फिर से। और फिर जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला अब बेटी की शादी कर दो, और मेरे मदर फादर को भी हुआ कि हाँ अब इसकी शादी कर देते हैं, अब तो कर्जा भी हो गया। लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मैं चाहती नहीं थी शादी करना। एक तो मुझे वो माहौल बहुत गंदा लगता था जो शादी हमारे भाई की शादी के बाद हमारे घर का हो गया था, और दूसरा मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो शादी करके अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे मदर फादर ने जो वो 2 साल 3 साल जिए, मैं चाहती नहीं थी कि वो फिर से वो साल फिर से उनके लिए आए, मैं खुश हो जाऊं और मेरे मम्मी पापा फिर से वही स्ट्रगल करें, एक पैसे के लिए तरसे। मैं नहीं चाहती थी। लेकिन उस समय मेरे ये भाई हैं, मेरे मामा जी के लड़के हैं, उन्होंने बोला जितने पैसे तुम्हारे पास